हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपने डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, हर बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो काइनेमेटिक्स है, जो गति के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, सरल रेखा में गति है, समतल में गति है, काइनेमेटिक्स जो है 1D मोशन है, 2D मोशन है, वो जितना भी अपन पढ़ते हैं उसके पूरा निचोड़ आज पूरी एक ही क्लास में हम पूरा वो डिस्कशन करेंगे। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे अपन 1 बाय 1 यहाँ डिस्कशन करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज एक ही क्लास में हम इसका पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग यहाँ पूरे शॉर्ट तरीके में क्या कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब चलिए अपन अपना जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ है ना, मान लो ए से बी में जाने में ये जो रास्ता है ये कवर किया है, ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वो क्या है, डिस्टेंस है। जो एक्चुअल पाथ यहाँ पे कवर हुआ है ए से सी में जाने में वो तो क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ए से बी में जाने अपन सी से होके गए थे, एक्चुअल जो पाथ हमने कवर किया वो क्या था, हमारा डिस्टेंस था, वो हमारी दूरी थी। बट जो ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो क्या है, हमारा विस्थापन है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वो तो क्या होगा, जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया, मतलब जितना रास्ता हम चल के गए वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, दूरी होगी। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, वो क्या होगा, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम दूरी होगी हमारे शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु की, वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाएगी। पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में जब अपन डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये डेल्टा आर दे रखा है। डेल्टा आर को कैसे लिखेंगे अपन, ए से बी में अपन जा रहे थे तो पहले हम आर बी वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है और ये कौन सा है, आर ए वेक्टर है। तो जो डेल्टा आर आएगा वो क्या आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो आर बी यहाँ पे क्या है, इसकी ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई में इसकी क्या है, कुछ पोजीशन है, एक्स वाई में क्या है, पोजीशन है। एक्स वाई और जेड में भी इसकी पोजीशन दे रखी है। तो जो आर बी है वो क्या है, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। और आर ए क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। जो डेल्टा आर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स में जितना वो डिस्प्लेस हुआ वो लिख दिया, प्लस वाई में जितना डिस्प्लेस हुआ वो लिख दिया, और जो जेड में जितना डिस्प्लेस हुआ वो लिख दिया। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनको अपन कैसे यूज़ करना है। फिलहाल आप इनको नोट्स बनाते चलो, आप इनको याद कर लेना। जब अपना क्वेश्चंस का अपन वीडियो लेके आएंगे, जब अपन क्वेश्चंस की क्लास करेंगे उसमें आपको इजीली ये समझ आ जाएंगे। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जितना हमारा विस्थापन हुआ और जितना हमें टाइम लगा वो उससे उसका रेशियो हमें क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस जितना हमने कवर किया, मतलब जितने रास्ते से हम चल कर गए वो डिस्टेंस अपॉन जितना हमें टाइम लगा, वो क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड होगा। नेक्स्ट क्या देखा है, यूनिफॉर्म मोशन अगर है, यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मोशन हमारा यूनिफॉर्म है तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी के मोड के इक्वल होगी, वो इंस्टेंट वेलोसिटी के मोड की भी इक्वल होगी। मोड की वैल्यू तुम्हें पता है कभी भी नेगेटिव नहीं आती। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट जितना अपन ने हुआ उसको अपन टाइम इंटरवल से जब डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का डी आर बाई डी टी होता है एक्स आई वाई जेड। अगर अपन इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी जे कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज एक्सीलरेशन हमारा क्या आएगा कि जितना हमारे वेलोसिटी में चेंज हुआ ड्यूरिंग हमारे जितना भी हमने जितने टाइम हमने वर्क किया, मतलब हमने मोशन किया,
उस टाइम हमारी वेलोसिटी में जो चेंज आया अपॉन उसमें जितना हमें टाइम लगा उसका अपन रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक्सीलरेशन को अगर अपन कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू dv/dt लिखेंगे अपन, तो जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। 1D मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये हमें क्या है डायरेक्टली याद रखने हैं। अपन 1 बाय 1 इन पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, मोड का साइन दिया है। एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसलिए भी यहाँ पे क्या दिया है, मोड का साइन दिया है। तो जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वो विस्थापन के मोड से हमेशा या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। सेम क्या होगा कि जो एवरेज स्पीड होगी वो या तो इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के मोड के या उससे ज़्यादा होगी। इफ़ डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट दिस इम्प्लाइज, अगर डिस्टेंस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रहा है, अगर दूरी हमारे विस्थापन से ज़्यादा आ रही है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले। उसकी जो कंडीशन होगी वह क्या होगी, एटलीस्ट एट 1 पॉइंट इन पाथ वेलोसिटी 0। पाथ में मतलब जितने भी हमने मोशन किया उस टाइम में एक पॉइंट ऐसा जरूर था कि वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई है, तभी हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रहा है। द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, बॉडी का क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, मतलब उसका एक्सीलरेशन कम हुआ है, उसका त्वरण क्या हुआ है, कम हुआ है, त्वरण घटा है उसका मोशन के टाइम। जितने टाइम उसने मोशन किया उसमें एक टाइम ऐसा जरूर आया है जब उसका क्या हुआ है, त्वरण कम हुआ है। ये दो कंडीशन है हमेशा अप्लाई होंगी अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एसिलरेशन पॉजिटिव इंडिकेट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एसिलरेशन जो त्वरण है वो अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है कि वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। जो वेलोसिटी है वो तो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, बट जो स्पीड है वो या तो बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। वेलोसिटी तो अगर एसिलरेशन पॉजिटिव है, त्वरण अगर धनात्मक है, तो वेलोसिटी तो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी हमेशा, बट जो स्पीड हमारी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीड इंक्रीजेज इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो त्वरण और वेलोसिटी जो वेग है दोनों हमारे क्या हैं, धनात्मक हैं, या फिर त्वरण और वेग हमारे दोनों ऋणात्मक हैं, तो हमारी जो गति है, जो स्पीड है वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। अगर दोनों की सेम साइन है, त्वरण और गति जो वेग है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के अगर सेम साइन है तो जो हमारी स्पीड है वो ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। 1D मोशन का एक सबसे मोस्ट पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, dv/dt भी होता है और वो v/dv/dx भी होता है। आप इसको याद कर लो, घोट लो कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, dv/dt भी होता है और v/dv/dx भी होता है। अपन ग्राफिकल इंटीग्रेशन देखते हैं इसका, कि ग्राफ से एग्जाम में कई बार ग्राफ दिया होता है और हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड या फिर एक्सीलरेशन जो भी है वो पूछ लेता है, उसको अपन कैसे निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt चेंज इन वेलोसिटी, जो एरिया है एक्सीलरेशन और टाइम एक्सिस का, एक्सीलरेशन और टाइम एक्सिस के बीच में जो हमने ग्राफ बना रखा है, ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्सीलरेशन और टाइम का हमने क्या बनाया, त्वरण और समय का हमने क्या बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेग देगा। t1 से t2 तक जितना भी हमारा वेलोसिटी था चेंज हुआ, वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ वो क्या बताएगा, हमें ये एरिया बताएगा। चेंज इन पोजीशन या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, तो जो वेलोसिटी और टाइम, वेग और जो समय के बीच का जो ग्राफ है उसका जो ये एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का हमें कौन बताएगा, जो वेग और टाइम का ग्राफ होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या बताता है, विस्थापन बताता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ से रिलेटेड, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इनको अपन एक बार देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन टाइम कर्व अगर दे रखा है, पोजीशन और टाइम का अगर ग्राफ दे रखा है तो उससे वो हमें क्या मिलेगा, उसकी स्लोप, उसकी ढाल से हमें क्या पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चलेगा। पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है, उसकी अगर स्लोप हम देखते हैं, उसकी स्लोप निकालते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। अगर वेलोसिटी टाइम का कर्व है
वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना हुआ है और उसकी ढाल, उसकी स्लोप अगर हम लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देगा, त्वरण देगा। अगर वेलोसिटी और टाइम का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। त्वरण और समय के जो ग्राफ होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेग में कितना चेंज हुआ, वो हमें बताता है। ये आपको ऐसे याद ना रहे तो आप इससे एक ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अवकलन करोगे आप डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, वेग मिलेगा। और अगर वेलोसिटी का भी तुम क्या करते हो, अवकलन करते हो एक बार और, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, विस्थापन का जैसे ही अवकलन किया क्या मिल गया, वेग मिल गया। वेग का जैसे ही हमने क्या किया, अवकलन किया, तो हमें क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया, क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। और अगर एक्सीलरेशन को हम करते हैं इंटीग्रेट, अगर त्वरण का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। समाकलन किया एक्सीलरेशन का जैसे इंटीग्रेट किया हमने, क्या मिल गया, हमें वेलोसिटी मिल गया। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेग का समाकलन करते क्या मिल जाएगा हमें, जो हमारा विस्थापन कितना हुआ है वो हमें मिल जाएगा। ये कुछ ग्राफ्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो ये आप याद रखना। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, S = v/t, याद रखना है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर है, एक्सीलरेशन अगर हमारा क्या है, यूनिफॉर्म, u = 0, t = 0 पे अगर हमारा जो त्वरण है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो जो ग्राफ बनेगा v/t का, वेलोसिटी टाइम का बनेगा, वो क्या बनेगा, v = 80, ये ग्राफ बनेगा। और अगर s और t का बनाएंगे तो क्या बनेगा, ut आता है स्टार्टिंग में, t टाइम 0 था, u भी 0 था, तो वो 0 वाली टर्म हमने हटा दी, जो बनेगा वो क्या बनेगा, ½ AT² बनेगा। ये कर्व भी आपको याद रखना है, पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और u जो है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, टाइम t = 0 से हमने स्टार्ट किया है, तो जो वेलोसिटी टाइम का कर्व होगा वो तो t = 0 पे हमारी कुछ ना कुछ वेग था, हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो वो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी पे से स्टार्ट होगा, तो वो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो हमारा बनेगा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वो बनेगा S = ut + ½ AT²। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, u0 = 0 है, S = S0, मतलब हमारा स्टार्टिंग में कुछ विस्थापन था और t = 0 से हमने स्टार्ट किया, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा v बराबर क्या बनेगा, v = u + AT बनेगा, और s का बनेगा S0 + ut + ½ AT²। ये नेक्स्ट रिटार्डेशन का है। अगर हमारा त्वरण हो रहा है कम तो v = u - AT और s = ut - ½ AT² बनता है। अगर रिटार्डेशन हो रहा है दूसरी दिशा में, पहले तो क्या हुआ, उसका त्वरण कम हुआ, फिर दूसरी दिशा में क्या हुआ, उसका त्वरण बढ़ने लग गया, एक्सीलरेशन क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, त्वरण क्या हो, नियत हो, तो उस टाइम जो तीन हमारी क्या है, मोशन की इक्वेशन है, समीकरण है, उनकी बात करते हैं। v = u + AT, याद रखना है आपको। s = ut + ½ AT² और v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। और जो nth सेकंड में, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि nth सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, u + a/2 2n - 1। n यहाँ पे क्या आ जाएगा, nth सेकंड, u हमारा जो वेग है वो आ जाएगा, a हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो nth सेकंड में जो हमारा क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वो हमें क्या है, डायरेक्टली मिल जाएगा। ये तीनों आपको याद रखने हैं। v = u + AT, s = ut + ½ AT² और v² = u² + 2as। ये एक एडिशनल है, हर लगभग एग्जाम में हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाता है। एस nth जो होता है, nth सेकंड में कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया, वो जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, u + a/2 2n - 1। स्केलर फॉर्म में क्या आते हैं, v = u + AT ut + ½ AT², v² = u² + 2s, उस nth सेकंड का क्या आ जाएगा, u + a/2 2n - 1। ये हमारे क्या थे, 1D मोशन। जो सरल रेखा में गति होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने 1 बाय 1 क्या किए, डिस्कशन किए।
अब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन जो होता है, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। देखो, मोशन की बिना रेफरेंस और बिना ऑब्जर्वर हम कोई भी बात नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी रेफरेंस नहीं दिया होगा तो हम ग्राउंड को रेफरेंस मान के काम करते हैं, हमेशा मैंने आपको बता रखा है। एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है, आप ये पूरा पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम जो एक्चुअल वेलोसिटी मेज़र करते हैं वो कैसे करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस जो रेफरेंस की जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमने रेफरेंस लिया है उसकी वेलोसिटी, उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें हमारी जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। रेन की मैन के साथ, कोई मैन है वो मूव कर रहा है, उसकी रेन के साथ रिलेटिव वेलोसिटी, रेन की जो मूविंग मैन के साथ रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं अपन, उसकी बात करते हैं। डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। जो है मैन जा रहा है, ये क्या है, रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, इधर से मैन आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी इस साइड आ रहा था इसलिए माइनस साइन ले लिया हमने वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। इन दोनों का जब हम करेंगे वेक्टर एडिशन तो जो हमें वेलोसिटी का जो है वो क्या मिल जाएगा, जो हमारी मैन की वेलोसिटी है रेन के रेस्पेक्ट में वो हमें मिल जाएगी। तो जो मिलेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वो क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का क्या जाएगा, रूट ऑफ रेन का, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू कोस ऑफ 90 डिग्री पे हमने क्या किया है, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, रेन और जो रेन की वेलोसिटी थी उसको और मैन की वेलोसिटी थी उसको। तो जो हमारा बन के आता है वो क्या आता है, रूट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। इफ थीटा इज एंगल विच वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मेक्स विद वर्टिकल डायरेक्शन, देन टेन थीटा जो आता है वो क्या आता है, टेन थीटा आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन। थीटा अगर पूछेगा तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। रिवर में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, रिवर में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम अगर है, डाउन स्ट्रीम में जो मैन की वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, अगर पानी की फ्लो के डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v प्लस वी आर हो जाएगी। अगर पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं और जो वेलोसिटी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी v माइनस वी आर। अगर मैन क्या कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है, जो डायग्राम में दिया है वैसे मैन इस वेलोसिटी से इस तरीके से रिवर को क्रॉस कर रहा है और वेलोसिटी जो मैन की है वो रिवर की वेलोसिटी से हमने क्या माना है, ज़्यादा माना है। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इससे कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसमें भी रेन की जो रिवर की जो वेलोसिटी है उसका कुछ कंपोनेंट आएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी मैन की बन के आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ बन के आएगी। इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनकी अपन बात करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना होता है, बी पे जाना है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कहता है साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी, वी इक्वल्स टू वी आर इक्वल्स टू वी साइन थीटा। जो फॉर्मूला होता है वो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अप्लाई होता है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के टाइम का क्या होता है, टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी कोस थीटा। टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी कोस थीटा से हमें क्या मिल जाता है, क्रॉसिंग में जितना हमें टाइम लगा वो आ जाता है। अगर रिवर की वेलोसिटी आदमी की वेलोसिटी से ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट आएगी, वो कितनी आएगी, वी इक्वल्स टू वी आर साइन थीटा। अगर मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो मिनिमम टाइम कितना आएगा, डी अपॉन वी, मतलब जितना डिस्टेंस है दोनों जो किनारे हैं उनमें अपॉन जो मैन की वेलोसिटी है उससे में जो सबसे कम टाइम में हम रिवर को क्रॉस कर जाएंगे वो टाइम इतना होगा। अगर ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के अंडर में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मान लो हमने वर्टिकली सीधा ऊपर किसी बॉल को फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड अगर हमने किसी बॉल को फेंका है, ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम हाइट जो जाएगी बॉल की वो कितनी जाएगी, u²/2c जाएगी। उसका जो टाइम टू रीच हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, u/g। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाके वापस ज़मीन पर आने में जो कुल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2u/g। ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है।
वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जब वो वापस ग्राउंड से टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी यू होगी, डाउनवर्ड होगी, नीचे की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। गैलीलियो का लॉ ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इफ़ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड क्रॉसेज अ पॉइंट इन टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, मान लो ये कोई पॉइंट है, इसको ये कोई एच पॉइंट है, इसको t1 और t2 टाइम में, मतलब t1 जाते टाइम और वापस आते टाइम t2 पे अगर क्रॉस कर रहा है जो हमारी बॉल है वो, तो जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी, हाफ टाइम 1/2 टाइम्स g t1 t2। ये क्या होगी हमारी जो हाइट होगी, जहाँ पे ये बॉल क्या करेगी, इस पॉइंट को क्रॉस करेगी दोनों टाइम, वो जो हाइट होगी वो कितनी होगी 1/2 टाइम्स g इंटू t1 t2। और मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होती है 1/8 टाइम्स g इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो t1 t2 की टर्म्स में क्या होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मान लो कोई चीज़ है, उसको हमने v1 वेलोसिटी से ऊपर फेंका, v2 से नीचे और v3 से हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, t1 t2 t3 तीनों में रेस्पेक्टिवली टाइम लग रहा है, तो जो t3 आता है वो कितना आता है √t1 t2 आता है, और जो हाइट है वो तो सेम ही आएगी, हाफ g t1 t2 ही हाइट इसकी बन के आती है। t3 कितना आता है √t1 t2 आता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है, मान लो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है u cos थीटा, जो डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है u cos थीटा, वाई में कितनी आएगी u sin थीटा आएगी, u sin थीटा माइनस जी टी, जो ग्रेविटेशन वहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, तो माइनस जी टी टर्म भी उसमें आ जाती है। u sin थीटा वाई डायरेक्शन में, और वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी टी हो जाएगी। एसिलेशन होगा वाई डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा माइनस जी जे का। एसिलेशन हमें हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा हमेशा माइनस जी होगा। किसी भी टाइम पे जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है u cos थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या रहती है u sin थीटा माइनस जी टी रहती है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बचती है, वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओनली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचती है, वो कितनी बचती है u cos थीटा बचती है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो निकल के आएगा 2u sin थीटा बाई जी। जो रेंज निकल के आती है वो कितनी आती है u² sin 2 थीटा बाई जी निकल के आएगी। और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पे हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो रेंज होगी, जो परास होगी, वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी निकल के आती है u² sin² थीटा बाई 2g निकल के आती है। जो अधिकतम ऊंचाई है, जहाँ तक हमारा जो हमने जो चीज़ प्रोजेक्ट किया है वो पहुँचेगी, वो ऊंचाई कितनी होती है u² sin² थीटा बाई 2g। और मैक्सिमम हाइट और रेंज, अधिकतम ऊंचाई और परास का जब हम लेंगे रेशियो, तो वो कितना आता है 1/4 tan थीटा। ये अभी जो पीछे नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वापस आपके रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसको याद रखना कि जो h/r की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 tan थीटा होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटक जाए और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है y = x tan थीटा माइनस gx² 2x² cos² थीटा। ये भी क्या है आपको याद रखना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अपन ने किया है, मान लो h हाइट से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो कितना आता है, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा √2h/g लगेगा। और उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी u इंटू √2h/g। जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा u इंटू √2h/g। जो परास आएगी वो कितनी आएगी u इंटू √2h/g। वेलोसिटी का एंगल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। किसी जो हमारा प्लेन है वो भी थोड़ा शिफ्ट हो, ये आपसे एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। फाइनली अपन इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि जो इस चैप्टर में जो हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर है, समतल में जो सरल रेखा में और समतल में जो गति है उसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी हैं वो अपन देखते हैं। A positive acceleration can be associated with a slowing down of the body because the origin and positive direction of motion are a matter of choice.
पॉजिटिव एसिलेशन है, अगर धनात्मक त्वरण है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी बॉडी है वो हमेशा क्या हो रही होगी, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। वो क्या हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, स्लो डाउन भी हो सकती है। ये हमारी जो एसिलेशन की जो कंडीशन है और जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, कौन सी दिशा को हम धनात्मक ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। xt graph for a particle undergoing rectilinear motion cannot be shown as figure because in infinitesimal change in velocity are physically possible only in infinitesimal time। इस प्रकार का ग्राफ कभी भी पोजीशन टाइम का नहीं बन सकता। वेलोसिटी में जो ये पीक पॉइंट है, साफ पॉइंट वेलोसिटी का कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी उसकी वेलोसिटी अचानक से जीरो होकर वापस इतनी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये ऐसा ग्राफ आपको कभी मिले एक्सटी का, तो वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी में नॉट बी जीरो। फ्री फॉल में जरूरी नहीं कि जो पार्टिकल फॉल हो रहा है, जो गिर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। ए बॉडी कैन हैव एसिलेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट। अगर किसी बॉडी का वेग किसी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे ज़ीरो है, उसकी वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका एसिलेशन भी ज़ीरो होगा, उसका कुछ एसिलेशन भी हो सकता है। बॉडी रिटार्ड कर रही थी, उसका त्वरण कम हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, उसके बाद उसकी वेलोसिटी है वो वापस बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ऐसा, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं जो त्वरण है हमेशा ज़ीरो होगा, त्वरण की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में बी इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एसिलेशन कैन बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। अगर कांस्टेंट एसिलेशन है, कोई बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट एसिलेशन में मोशन कर रही है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो या तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, या होगी पैराबोला। या तो स्ट्रेट लाइन आएगी या क्या आएगी, पैराबोला आएगा। लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन एज रिलेटिव एसिलेशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज जीरो। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को अपन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसका जो पाथ होगा वो हमें कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, क्योंकि उसका जो रिलेटिव एसिलेशन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है तो जो उनका रिलेटिव एसिलेशन होगा, जो त्वरण होगा रिलेटिव, वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था। अपन ने काइनेमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज थे, सरल रेखा में गति और जो समतल में गति के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने मेन पॉइंट्स थे, मेन फॉर्मूलाज थे, मेन ग्राफ थे, वो सारे हमने यहाँ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपको समझना है तो एक दो बार आप वीडियो देखो, उसको सारा नोट करो, आपको ईजिली वीडियो समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक